देखिए, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो वेक्टर हम यूज करते हैं उनकी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाले की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स। जीन्स इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में क्लोनिंग के वेक्टर। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टीआई प्लाज्मिड, प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये है क्या? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की अगर हम बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ए ट्यूमीफेशियंस, इसे हम लिख सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ये असल में पैथोजन है कई सारे डाइकॉट प्लांट का, बहुत सारे डाइकॉट प्लांट का पैथोजन है। डाइकॉट प्लांट में ये डिजीज कॉज करता है। ये कैसे डिजीज कॉज करता है वो समझ लेते हैं। इसका तरीका क्या है, अगर हम इसको पहले बना लें तो मान लीजिए ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है, ठीक है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया का, ये जेनेटिक मटेरियल है। परंतु इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी इसके पास होता है ये प्लाज्मिड, ठीक है। यहाँ पर होता है इसके पास ये प्लाज्मिड, और आप जानते हो प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग होता है, ठीक है, प्लाज्मिड। इसी प्लाज्मिड को हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, क्योंकि ये ट्यूमर इंड्यूस करता है प्लांट में, टीआई प्लाज्मिड। या इसे कह सकते हो कि ये ट्यूमर बनाने वाला, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ये ट्यूमर इंड्यूस कर देता है प्लांट्स में। होता क्या है कि ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसके पास एक जीन सेगमेंट होता है, उसे हम कहते हैं टीडीएनए, ट्रांसफर डीएनए, टीडीएनए। तो इस टीडीएनए को ये जैसे प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड, टीडीएनए को ये डाइकॉट प्लांट में ट्रांसफर कर देता है। किसमें? डाइकॉट में। जब ये इसमें ट्रांसफर कर देता है तो जो प्लांट होता है ना डियर, मान लीजिए इस तरह से प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ये लीफ वगैरह है इसमें, ये प्लांट है, इसके अंदर इसने इंट्रोड्यूस करा दिया इसको। जब वो इंट्रोड्यूस करा देता है तो असल में टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए ही जाता है, और टीडीएनए इसके अंदर ट्यूमर इंड्यूस करता है। ट्यूमर इंड्यूस करके इसके अंदर अपने लिए वो केमिकल्स बनाता है जिसकी इसको जरूरत होती है। तो इसने क्या किया, इसके अंदर ट्यूमर इंड्यूस कर दिया, और उसे हम कहते हैं क्राउन गॉल डिसीज। क्राउन गॉल डिसीज ये क्या है? दिस इज ए ट्यूमर, एंड दिस ट्यूमर इज प्रोड्यूस्ड बाय द टीडीएनए ऑफ टीआई प्लाज्मिड। और ये ट्यूमर बनाता है अपने केमिकल्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए उस प्लांट में। तो ये जो बीमारी कॉज करता है टीआई प्लाज्मिड से, उसी को हम वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं बताइए जरा। अब तो आप समझ गए हैं इतना पढ़ने के बाद, कैसे यूज कर सकते हैं? सर उसके प्लाज्मिड में जीन इंसर्ट कर देंगे क्राउन गॉल को, जो उसके अगेंस्ट काम करता है। इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। मान लो हमें किसी पेड़ में कोई जीन डालनी हो, कोई क्वालिटी वाली, ऐसी जीन जिससे उसके फ्रूट्स बड़े बड़े हों और आसानी से टूटे ना, है ना, फिब्रस हो जाए, जल्दी से गले ना। अगर ऐसा करना होगा तो आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट वो टीआई प्लाज्मिड में नहीं लगाना होगा, टीडीएनए में लगाना होगा। कहाँ लगाना होगा? टीडीएनए में। टीडीएनए में, क्योंकि ये टीआई प्लाज्मिड जाएगा प्लांट में, पर वो ट्रांसफर क्या करेगा प्लांट में? टीडीएनए। अगर आपने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, मान लीजिए ये यहाँ आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है, दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो पहली अच्छी बात तो ये हो जाएगी कि इसका टीडीएनए जो ट्यूमर बनाता था वो बेकार हो गया, क्योंकि टीडीएनए के बीच में आपने डीएनए डाल दिया। अब वो ट्यूमर बना नहीं पाएगा। जब ट्यूमर बना नहीं पाएगा तो प्लांट में बीमारी नहीं होगी। दूसरी अच्छी बात, टीडीएनए इंट्रोड्यूस तो हो ही जाएगा प्लांट में,
और जीन ऑफ इंटरेस्ट में जो भी गुण होंगे, खूबियां होंगी, वो प्लांट में पहुंचा देगा। ये एक खासियत हो जाएगी, ये बढ़िया बात हो जाएगी। क्या ये बात समझ गए आप? क्या इतनी बात समझ गए बेटा जी आप लोग? हाँ सर। ये बहुत Yes, ही sir. इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेट्रोवायरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट्रोवायरस जो है ना, एनिमल में होता है ना। उनको भी आप डिसार्म्ड रेट्रोवायरस कैन आल्सो बी यूज्ड। डिसार्म्ड रेट्रोवायरस जो होते हैं ना, वो आप चाहें तो एनिमल्स में भी यूज कर सकते हैं। ये वो वायरस है जो एनिमल में यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एक और वेक्टर होता है, उसकी बात हम कर लेते हैं। एक वेक्टर होता है शटल वेक्टर। शटल वेक्टर, तो शटल वेक्टर क्या होता है? शटल वेक्टर वो होता है जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक मतलब ई कोलाई दोनों में रेप्लिकेट कर सकता हो, उसे शटल वेक्टर कहते हैं। क्या बात को समझ गए? शटल वेक्टर फिर का से बोलिए। हुआ दिस वेक्टर कैन रिप्लिकेट। अभी तक आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया का यूज कर रहे थे ना, वो क्या होता है? प्रोकैरियोट। कोई यूकैरियोटिक सेल का यूज तो कर नहीं रहे थे। अभी तक किसका यूज कर रहे थे आप? ई कोलाई का या बैक्टीरिया Yes, का। sir. शटल वेक्टर होता है दिस वेक्टर कैन रिप्लिकेट इन बोथ, दोनों में, यूकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल एंड ई कोलाई या प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ये रेप्लिकेट कर पाता है। ये इसकी खासियत होती है। और इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और सेलेक्टेबल मार्कर दो तरह के होते हैं। दो तरह के क्या होते हैं? इट हैज टू ओरिसाइट एंड सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, इसके पास दो ओरिसाइट होती है, एक यूकैरियोटिक सेल को रेप्लिकेट करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में, और दूसरा बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में। और सेलेक्टेबल मार्कर भी इसके पास दो तरह का होता है, वन फॉर यूकैरियोटिक सेल एंड अनदर फॉर ई कोलाई। और इसका एग्जांपल अगर जानना चाहते हैं तो वो है YEP। तो हम जानते हैं इसका एपिजोमल प्लाज्मिड। यीस्ट एपिजोमल प्लाज्मिड। क्या बात समझ गए? हाँ सर। ठीक है ना? क्लियर हो गई इतनी बातें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको क्लियर हो गई ना? अरुणिमा, आपको नोट्स भी मिल गया ना इसमें? Yes, sir. ठीक है, जो आप चाहते थे वो एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, जो सबसे काम की चीज है। तो हम जो है ना बेटा जी, यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करते हैं और हम अब आ जाते हैं एनसीईआरटी को शेयर करते हैं। ठीक है, और देखिएगा अभी तक जो हमने पढ़ी चीजें ना बेटा जी, वही सब आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। कुछ उससे बहुत हटकर नहीं मिलने वाला, वही चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी को शेयर कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। ठीक है, आपके स्क्रीन पर एनसीईआरटी विजिबल है बेटा? जी सर। अब देखिए, हम आ जाते हैं उसी पार्ट पे जहां पर हम थे। हम बात कर रहे थे कि एक आइडियल वेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वही तो पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो ओरिसाइट होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके अलावा सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर जो कि हमने देखा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वो सेलेक्टेबल मार्कर का काम करती है। और क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि क्लोनिंग साइट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए होनी चाहिए वो या तो बहुत कम होनी चाहिए या एक हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट एक आरी की है तो ऐसे में प्लाज्मिड टुकड़ों में टूट जाएगा और आपका प्रोसेस ठीक से हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं, इसी चीज को बढ़ाते हैं। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। The following are the features that are required to facilitate cloning into a vector. First is origin of replication. अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा। इसीलिए व्हेन एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड टू द ओरिसाइट, देन द एलियन पीस ऑफ डीएनए विल आल्सो रेप्लिकेट अलोंग विद द प्लाज्मिड। वो उसके साथ भी रेप्लिकेट करेगा। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर,
इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के लिए पहले से मार्कर लगाते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। और क्लोनिंग साइट के बारे में बता दिया कि आरई की क्लोनिंग साइट एक हो तो सबसे अच्छा है किसी एक आरई के लिए, या कुछ हो, बहुत कम हो। ज्यादा अगर साइट होंगी तो टुकड़ों में बदल जाएगा। उसके आगे जरा पढ़ना चालू करते हैं, उसके आगे जरा पढ़ते हैं। वही चीज जो मैंने आपको बताई वही सब चीज उसके आगे आपको मिलेगी। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है। अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा समय देने की मुझे जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट बाम H1 साइट। हमने भी बाम H1 पे लगाया था ना, याद है? ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन in the vector PBR322. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on tetracycline containing medium. ठीक है, तो उसने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज तो कर दिया, पर आप जब टेट्रासाइक्लिन में डालोगे तो उसको आप नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं करेगा। The transformant growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. क्या बात को समझ रहे हैं बच्चा? समझ रहे हैं ना बात को? Yes. पहले आपको ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करना है, तो पहले आपने ग्रो कराया किसमें? एम्पिसिलिन में। उसमें तो वही सेलेक्ट होगी जिनमें एम्पिसिलिन होगा। फिर आपने जब उसको टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर किया तब जाके पता लगा कि भाई जिसने टेट्रासाइक्लिन लॉस्ट कर दिया है, इसका मतलब उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। पर आपने वही लिए थे जो एम्पिसिलिन मीडियम में ग्रो कर रहे थे। जो एम्पिसिलिन में नहीं ग्रो कर रहे थे उनको आपने हटा दिया था, क्योंकि वो आपके नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे। जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहे थे वो ट्रांसफॉर्मेंट थे। और जब आपने टेट्रासाइक्लिन मीडियम में लाया, जो वहां पर कॉलोनी बना पा रहे थे वो असल में नॉन रिकॉम्बिनेंट हैं, बट ट्रांसफॉर्मेंट हैं। और जो नहीं ग्रो कर रहे वो ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ क्या है? रिकॉम्बिनेंट। मेरे ख्याल से आपको रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट टर्म समझ में आ गई है। Yes, sir. और नहीं आई तो फिर से बता देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आई। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लग गया उन्हें ट्रांसफॉर्मेंट कहा। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के साथ साथ आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा तो रिकॉम्बिनेंट, वरना रिकॉम्बिनेंट। पर ट्रांसफॉर्मेंट तो है ही, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। बात समझ गए ना? The recombinant will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline. But non-recombinant will grow on a medium containing both antibiotics. Non-recombinant जो होंगे वो दोनों पे ग्रो करेंगे, है ना? In this case, one antibiotic helps in selecting the transformant. इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन किस चीज में हेल्प कर रही है बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट को खोजने में। पहले कौन? एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंस जीन हमने यूज किया है ना। और दूसरी किसको खोजने में मदद कर रही है? रिकॉम्बिनेंट। यही हो रहा है ना? Yes, sir. तो in this case one antibiotic resistance gene helps in selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of recombinant. तो दूसरी जो जीन थी वो इनएक्टिवेट हो गई फॉरेन जीन के डालने से, और इसीलिए वो रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में हेल्प करती है। क्या बात को समझ गए? आगे देखिए, Yes. वही बात जो मैंने आपको PUC 8 के बारे में बताई थी। PUC 8 का नाम न लेके आपको बताएगा, है ना, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन मेथड के बारे में। सिलेक्शन ऑफ, नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक is a cumbersome process because it requires simultaneously plating on two plates having different antibiotics. तो इसका मतलब कि दो अलग अलग प्लेट पे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है, इसीलिए कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है ये। इसीलिए इसका अल्टरनेटिव हमें खोजना पड़ेगा। Therefore, alternative selectable marker has been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substance. मतलब आप समझ गए ना किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है जीन वाले PUC बात कर रहा है, पर PUC 8 का नाम नहीं ले रहा बस, है ना। इसीलिए आपको पहले मैंने बताया कि PUC 8 उसी की बात पर आधारित है, तो आपको बेटर समझ में आ रहा है। इन दिस a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. हम वहां पर अपना जीन सेगमेंट जो है इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं, जो बीटा
एसिडेज एंजाइम को कोड करता है, इसका मतलब उस जीन में, और उस जीन का नाम क्या है? LAC-Z। उस जीन का नाम क्या है बेटा जी? LAC-Z, बताया था ना आपको। LAC-Z ये Yes. एनकोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। तो वही बात कर रहा है कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उस सीक्वेंस में लगा देंगे जो कोड करता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, उसी के सीक्वेंस में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। दिस रिजल्ट्स इन इनएक्टिवेशन ऑफ जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम, जिस वजह से इस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, which is referred to as insertion inactivation। ठीक है, आगे जरा देखते हैं जिसे इंसर्शन इनएक्टिवेशन कहते हैं। अब देखिए, तो the presence of a chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have any insert। अगर कोई इंसर्ट नहीं होगा तो ब्लू कलर की देगा, और अगर इंसर्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, presence of an insert results into insertion inactivation of beta galactosidase gene, मतलब LAC-Z gene, and the colonies do not produce any color, they are identified as recombinant colonies। तो आपको बात समझ में आ गई, क्लियर है ना बात? Yes, sir. कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं, समझ गए होंगे आप सारी बातें आसानी से बेटा। Vectors for cloning genes in plants and animals। अब प्लांट और एनिमल में क्लोन करने के लिए जो जीन चाहिए उसी की बात यहाँ पे कर रहा है, वहां तक मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं तक हम इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, तो यहाँ आ जाते हैं, vectors for cloning genes in plants and animals। You may be surprised to know that we have learned the lesson of transferring genes into plant and animal from bacteria and virus which has known this for ages। ये कह रहा है कि भैया आपको सरप्राइज होगा, आप आश्चर्यचकित होंगे ये बात जान के कि हमने ये जो जीन इंट्रोडक्शन वाला खेल सीखा है, ये हमने बैक्टीरिया और वायरस से सीखा है अभी रिसेंटली, और इन लोगों को तो बहुत एजों से पता है, तब से पता है जब से हमको पता ही नहीं, बहुत पुराने समय से इन लोगों को ही खेल आता है। इसका मतलब ये ज्यादा चालाक है, इनको पता है कैसे जीन को इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो उनको ये बहुत पहले से पता है हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट बैक्टीरिया और वायरसेस वांट। कैसे वो अपना जीन उसमें ट्रांसफॉर्म करा दे यूकैरियोटिक सेल में, और उसके सेल को मजबूर करे अपना काम कराने के लिए, जैसा कि वायरस करता है, आपने देखा है, जैसा कि बैक्टीरिया कर सकता है प्लांट में, आपने देखा टीआई प्लाज्मिड वाले केस में, टीडीएनए के केस में बताया मैंने आपको। तो इन लोगों को पहले से पता है कैसे जीन इंट्रोड्यूस करा के अपने हिसाब से काम कराना। जैसे कि आप वो जॉम्बीज का कंसेप्ट देखते हो ना, वॉकिंग डेड, जॉम्बीज, पता नहीं कितनी सारी फिल्में बन गई हैं उस पर, तो उसमें दिखाते हैं कि वायरस इंटर करता है और आदमी को मरने के बाद भी जीवित कर देता है, मतलब अपने हिसाब से चला रहा है, क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो आगे देखिए, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का एग्जांपल ले रहा है। फॉर एग्जांपल, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA। ये tDNA को प्लांट में डाल देता है। tDNA पार्ट होता है टीआई प्लाज्मिड का, to transfer normal plant cell into a tumor and direct these tumor to produce the chemicals required by the pathogen। और इन ट्यूमर को डायरेक्ट करता है ताकि वो केमिकल इस्तेमाल कर सके, जिससे कि जो है वो ग्रो कर सके, बढ़ सके। तो आपको मैंने बता ही दिया किस तरह से हम इसको डिसार्म कर देते हैं और उसके बाद हम यूज कर लेते हैं, है ना। सिमिलरली रेट्रोवायरस इन एनिमल्स हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस सेल। रेट्रोवायरस में एबिलिटी है कैंसरस सेल में बदल सकता है, तो इसको भी हम डिसार्म कर दें, इसके जीन को इनएक्टिवेट कर दें, अपना जीन इंट्रोड्यूस करा के, तो वहां जाके भी ये क्या करेगा, जीन को मल्टीप्लाई करेगा। A better understanding of the art of delivering genes by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors for delivering genes of interest to humans. The tumor-inducing TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens have now been modified into a cloning vector। उसको हमने cloning vector बना दिया और प्लांट में यूज होने वाला सबसे ज्यादा cloning vector है, which is no more pathogenic to plant but is still able to use the mechanism to deliver genes of our interest into the variety of plant, जैसा मैंने बताया। Similarly, retrovirus have also been disarmed, उनको भी disarm कर सकते हैं, and they are now used to deliver desirable gene into animal cell। So once a gene or a DNA fragment has been ligated into a
suitable vector, it can be transformed into a bacterial, plant or animal host. Bacterial, plant or animal host. बातों को समझ गए बेटा? Yes, sir.